आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित लड़की का कहना है कि वो कृपाल सिंह को करीब से जानती थी क्योंकि वो उसके पिता के दोस्त थे। पीड़ित लड़की का कहना है कि कृपाल सिंह ने उसके केस में गवाही दी थी। पीड़ित लड़की से बात की आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। बेटा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप आसाराम बापू को कब जाने थे? काफी साल हो गए। जब मेरे पेरेंट्स ने उनसे दीक्षा ली थी तभी से जानती हूँ मैंने। तो पहली बार उसने कब आपको एहसास हुआ कि ये आपके साथ कुछ गलत हरकत उसने पहली बार कब की थी बेटा? पहली बार तभी जोधपुर में ही हुआ था मेरे साथ ऐसा। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। उसके साथ कुछ लोग और होते थे बेटा या वो अकेले होता था? उसके साथ काफी लोग होते थे, जैसे कि शिवा भाई वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग होते थे उसके साथ। तो वो लोग क्या आपको डराते थे, धमकाते थे, क्या कहते थे? जी, उन लोगों ने तो कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन आशाराम ने मुझे धमकी जरूर दी थी कि इस बारे में मैं किसी से भी कुछ भी ना कहूँ, नहीं तो वो मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुँचाएगा, उन्हें मरवा देगा। वो आपको कुछ खाने के लिए भी कुछ चीजें देता था? उसने उस रात को उसने मुझे दूध दिया था पीने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। तो कभी मतलब धमकी वो आपको अक्सर देता था या फिर कभी कभी जैसे फोन पे भी उसने कभी धमकी दी हो? कभी फोन पे भी धमकी दी हो बेटा? जी नहीं, मेरी उससे कभी फोन पे बात नहीं हुई है। उसने धमकी सिर्फ मतलब आपके साथ उसने गलत हरकत सिर्फ एक बार की थी? जी। तो फिर आपने अपने पेरेंट्स को कब बताया बेटा? मैंने अपने पेरेंट्स को घर आने के बाद बताया था। जी। आपको कब एहसास हुआ कि वो आदमी गलत है, या फिर उसने और जो बच्चियां आपके साथ पढ़ती होंगी वहां पर जो रहती होंगी उन्होंने भी आपसे कुछ शेयर किया होगा कि ये आदमी उनके साथ भी गलत किया है? जी नहीं, ऐसा कुछ कभी किसी ने बताया नहीं, और पहली बार मुझे तभी पता चला था जब मैं जोधपुर गई थी और उसने जब मुझे कुटिया में बुलाया रात को, तभी मुझे सब पता चला। अगले दिन सुबह उसने आपको धमकी दी थी बेटा? जी नहीं, उसने रात को ही मुझे धमकी दी थी उसी समय कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, चुप रहूं। बेटा, आप कृपाल सिंह को जानते थे? जी हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। वो मेरे पापा के मित्र हैं, तो इसलिए मैं उन्हें जानती हूँ। वो आश्रम में सत्संग में भी आते थे, इस वजह से मैं उनसे मिल चुकी हूँ। आपको पता है कि आपके मामले में उन्होंने कोर्ट में आपकी तरफ से जाकर के गवाही भी दी थी? जी हाँ, मुझे मालूम है, उन्होंने गवाही दी थी। ऐसे कई मामले आए हैं बेटा जिसमें कि जो लोगों ने गवाही दी है उनको गोलियां लगी हैं। तो आपके भी मामले में कृपाल सिंह जैसे गवाही दे रहे थे, उनको भी कल रात यहीं पे पास में गोली मार दी गई है। तो आप क्या कहेंगी? सिक्योरिटी को लेकर के डर है किसी तरीके का आपके मन में? जी हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है, और मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जितने भी गवाहों पर हमले हुए हैं और जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप सुरक्षा की भी मांग करेंगी सरकार से, क्योंकि आपके मन में कहीं न कहीं डर है? हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है। इतने लोगों पर हमले हो चुके हैं, हम पर भी हो सकता है। मैं चाहूंगी कि हमें भी थोड़ी सिक्योरिटी मिले, थोड़ी सुरक्षा मिले, ताकि हम सेफ फील कर सकें। हमारे साथ हिमांशु बने हुए हैं बरेली से। हिमांशु, हमने सुना आपने पीड़ित लड़की से बात की। ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरह से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, ये भी डर में हैं, ये भी दहशत में हैं ये लोग, और इन्हें लगता है कि कभी भी कुछ इनके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, मनोबल टूट रहा है। खुद बोला था, लड़की के पिता से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मनोबल टूट रहा है। न सिर्फ जितने लोग भी केस से जुड़े हुए हैं, जो आसाराम के खिलाफ हैं, उन सब का मनोबल टूट रहा है। लोग आगे आने में डर रहे हैं। और अभी देखिए, 4 दिन पहले ही इस मामले में जो गवाही हुई थी, उसमें जो महिला थी वो अपने जिस तरीके के बयान की उम्मीद थी उससे एकदम उलट बयान जब कोर्ट में दिया, तो न सिर्फ जो सरकारी वकील हैं बल्कि जो बाकी के सभी लोग हैं, सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि एकदम से बयान उल्टा था। और लोगों का ये कहना है कि ये एक तरीके का डर बैठ गया है लोगों के मन में कि अगर आप गवाही दोगे तो आपके ऊपर हमले होंगे, आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि ये कोई ऐसा पहला मामला तो है नहीं, इसमें 3 लोग अपनी अब तक जान गंवा चुके हैं।
बिल्कुल, बने रहे हिमांशु हमारे साथ। और मुख्य गवाह कृपाल सिंह की हत्या से पहले भी कई गवाहों को टारगेट किया गया है। आपको हम बता दें, उनकी हत्या की कोशिश हो चुकी है। उस लिस्ट में से 2 और की मौत हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि उन गवाहों में कौन कौन से वो नाम हैं जो गुमनाम हमलावरों के निशाने पर हैं। सलमान को तो सजा भी हो गई और उसकी जमानत भी हो गई, और हमारा तो केस बोगस है, जमानत नहीं हो रही। 76 साल की उम्र है, शरीर की पीड़ा हम जानते, भगवान का। रंगलीला मना रहा था, दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अमृत गुलाबचंद प्रजापति आसाराम बापू के पूर्व निजी वैद्य और राजदार आसाराम के खिलाफ अदालत में गवाही देने के बाद 22 मई 2014 को राजकोट के क्लिनिक में गुमनाम बंदूकधारियों ने उन पर हमला किया। 10 जून 2014 को उनकी मौत हो गई। शक नहीं है मुझे, हमें सबको पता है, अकेले मुझे नहीं, पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड को पता है कि वो आसाराम ने उन पे गोली लगवाई अपने गुंडों द्वारा। पर मुझे ये भी पता है कि भारत की सरकार, भारत की पुलिस को किसी को कुछ करना नहीं है। फिर भी यही डिमांड करूंगी कि सीबीआई तपास की जाए। अखिल गुप्ता आसाराम का पूर्व सेवादार और रसोइया, बाप बेटे के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के बाद इसी साल 11 जनवरी को मुजफ्फरनगर में उनके घर के नजदीक गुमनाम बंदूकधारियों ने जान ले ली। अखिल गुप्ता की हत्या में अभी उनकी FIR दर्ज हो गई है, पोस्टमार्टम हुआ है, विवेचना शुरू हुई है। अभी हम लोगों ने सारे बिंदुओं पर विवेचना स्टार्ट किया है और जो कारतूस मिला है उसको फॉरेंसिक लैब भेज के उसकी जांच करा ली जाएगी। राजू चंडोक आसाराम के पूर्व साधक, आसाराम के खिलाफ मुंह खोलने के बाद जानलेवा हमले का शिकार। राजेश नारायण साईं का पूर्व अनुयायी, नारायण साईं पर रेप का इल्जाम लगाने वाली लड़की के पति पर चाकुओं से हमला हुआ। दिनेश सिंधी सूरत की 2 बहनों के साथ बलात्कार मामले का गवाह, तेजाब से हमला। राकेश पटेल सूरत की 2 बहनों के साथ बलात्कार मामले का गवाह, तेजाब से हमला। महेंद्र चावला नारायण साईं का पूर्व पीए, जानलेवा हमला। महेंद्र चावला पर 2 नकाबपोश हमलावरों ने उनके घर में घुसकर गोलियों का निशाना बनाया। बताया जाता है कि पहले हमलावरों ने धमकाया कि आसाराम बापू और नारायण साईं के खिलाफ मुंह खोलने या गवाही देने की बस एक यही सजा है, सजाए मौत। कृपाल सिंह यौन शोषण मामले में आसाराम के खिलाफ गवाह, जानलेवा हमला। इन सभी के सभी किरदारों के साथ 3 बातें बेहद अजीब हैं। पहला तो ये कि सभी के सभी यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम या फिर उनके बेटे नारायण साईं के करीबी रह चुके हैं। दूसरा ये कि इन सभी ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत जुटाई और बतौर गवाह सामने आए। और तीसरा ये कि इनमें से 3 को गुमनाम कातिलों ने मौत के घाट उतार दिया है, और जबकि बाकी 5 खुद पर हुए जानलेवा हमले में बाल बाल बचे हैं। लेकिन क्या इन तमाम किरदारों की ये कॉमन बातें महज एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे वही सच छिपा है जिसके चर्चे आम हैं? गवाहों की हत्या या उन पर हमलों को लेकर उठ रहे सवालों को आसाराम आश्रम बेबुनियाद बता रहा है। तो गवाह पे हमले कौन कर रहा है? ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है, ये बातों से नहीं निकलेगा। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आसाराम बापू और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों पर कातिलाना हमले करवाने का मास्टरमाइंड कौन है? अहमदाबाद से गोपी घांगर, जयपुर से शरद कुमार और शाहजहांपुर से विनय पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, बरेली, आज तक।
शरत बने हुए हैं जयपुर से। शरत, 2013 का मामला है, काफी वक्त गुजर चुका है और एक के बाद एक जो अहम गवाह हैं इस पूरे मामले में उनकी हत्या होती जा रही है। ऐसे में कितना अफेक्टेड हो सकता है ये पूरा केस? देखिए, ये जो बात कही जा रही है कि कौन हमलावर करा रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम 8 गवाहों पर हमले की दिखा रहे हैं। एक जो मुख्य गवाह है राहुल सचान, जिसको जोधपुर कोर्ट के बाहर चाकू मारते हुए सत्यनारायण जो सेवक है आसाराम का पकड़ा गया है, इससे साफ होता है कि हमले कौन करा रहा है। वो पुलिस की गिरफ्त में है सत्यनारायण। तो ये नहीं कह सकते हम कि हमले कौन करा रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से गवाहों पर हमले हो रहे हैं उसके साथ साथ 2013 में मामला हुआ, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, सरकार बदला है, हालात बदल गए हैं। यहाँ पर हमें एक तरफ तो गवाहों पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ से जो सियासतदान है वो जेल में आकर आसाराम से मिल रहे हैं। हमें उन पर भी गौर करना होगा। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल आते हैं, क्लीन चिट देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी आते हैं यहाँ पर पैरवी करने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट से आसाराम की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है, उसके बावजूद दोबारा लगाते हैं यहाँ कर, हालांकि खारिज हो चुकी है। वसुंधरा राजे में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है ओंकार सिंह लखावत, वो जाते हैं कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, विधायक मिलने जाते हैं। तो इन सबसे कहीं न कहीं पुलिस का मनोबल गिरा है और गवाहों का मनोबल ऊंचा हुआ है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सारे गवाहों को सुरक्षा दी जाए। राजस्थान पुलिस के जरिए हिंदुस्तान के सभी डीजीपी को पत्र लिखा गया है कि जितने गवाह हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। जो गवाह हैं वो इस वक्त कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही हुए हैं और डरे हुए हैं। शायद जाहिर सी बात है, ऐसे में कितना अफेक्टेड, कितना प्रभावित हो सकता है ये पूरा केस। 2013 का मामला, अब तक 9 जो गवाह रहे हैं इस पूरे मामले में उन पर हमला हो चुका है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई सवाल ऐसे में उठ रहे हैं कि साल भर में 3 मुख्य गवाहों की मौत आखिर किस वजह से? 10 जुलाई को कृपाल पर हमला हुआ, उसके बाद मौत। 22 मई 2014 को हुई थी अमृत प्रजापति की हत्या, जो कि अहम गवाह था आसाराम मामले में। राजकोट में मारी गई थी अमृत प्रजापति को गोली। और साथ ही 11 जनवरी 2015 को अखिल गुप्ता, जो कि रसोइया था और सेवादार था आसाराम का, उस पर भी जानलेवा हमला और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर में अखिल गुप्ता की हुई थी हत्या, उसे भी गोली मार दी गई थी। जाहिर सी बात है, कई सवाल ये पूरा मामला जो है इससे सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये जो खामोशी है पुलिस की तरफ से, या फिर कहीं ना कहीं जो हमलावर है वो पकड़ में नहीं आ पाना, इसके पीछे की वजह क्या है? दिनेश सिंह ही नाम के गवाह पर भी हो चुके हैं हमले। कई गवाह इस पूरे मामले में जो है उन पर हमले हो चुके हैं। अब ऐसा हो गया है कि जो घर वाले हैं इनके, वो कतराने लगे हैं कैमरे के सामने आने से, क्योंकि अब उन्हें भी डर लग रहा है कि कहीं उन पर भी हमला ना हो इसी तरह से। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।